Hello class 10th. Wish you all a very good morning. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर 1. इसका शीर्षक है विकास. बच्चों, वैसे तो विकास को आम व्यक्ति प्रगति से अथवा जीवन में सकारात्मक बदलाव से जोड़कर देखता है, परंतु अर्थशास्त्र में विकास का अर्थ अत्यंत व्यापक है. इस व्यापकता को हम इस सारणी से समझने का प्रयत्न करते हैं. दी गई सारणी का गहन विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि समाज के अलग अलग श्रेणी के लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं तथा विकास के अपने अपने मानक हैं. जहाँ एक गरीब भूमिहीन मजदूर के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी विकास का मानक निर्धारित करता है, वहीं पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए उनकी उपज का अधिक समर्थन मूल्य, मेहनती और सस्ते मजदूर व उच्च पारिवारिक आय विकास का मानक निर्धारित करते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य के अनुसार विकास को परिभाषित करते हैं. इससे दो निष्कर्ष साफ तौर पर निकलते हैं. एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है. आइए बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की. उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं. सामान्यतया हम विभिन्न देशों की एक, दो या दो से अधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर उनकी तुलना करते हैं और उसी आधार पर उनके विकास की भी समीक्षा करते हैं. देशों की तुलना के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है. जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है. किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, परंतु देशों की आय के आधार पर उनकी तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर देश की अलग अलग जनसंख्या होती है. इसलिए हम औसत आय अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है. विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें समृद्ध अर्थात विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है. परंतु जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे भी कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जाता है, अर्थात अविकसित देश. भारत मध्यम आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 में $1820 प्रति वर्ष थी. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना उनके शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है. अतः हम यह कह सकते हैं कि विकास के भिन्न भिन्न मापदंड हो सकते हैं. विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व समाज विज्ञानी मिलजुल कर काम कर रहे हैं. अब अगला जो हमारा विचार का प्रश्न है वह है सतत विकास. विकास कभी न खत्म होने वाली अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. इसमें सतत विकास को अपनाना अत्यंत आवश्यक है. सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से
समझौता किए बिना पूरा करना। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विकास की वह सतत प्रक्रिया है जिसमें भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास किया जाता है। आइए हम भारत के संदर्भ में इसको समझने का प्रयत्न करें एक उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार किसी एक विशेष मापदंड से विकास को मापना संभव नहीं है। दी गई तालिका में आप देख सकते हैं कि भारत के 3 राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तीनों राज्यों में सबसे अधिक है। अतः प्रति व्यक्ति आय को यदि हम मानक माने तो हरियाणा सबसे विकसित और बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाएगा। परंतु इस दूसरी तालिका के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो देखते हैं कि हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 33 और केरल में 10 है। आइए जानें शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं। तो यदि हम इस आंकड़ों को ध्यान में रखें तो ये पाते हैं कि हरियाणा में भले प्रति व्यक्ति आय अधिक है, फिर भी स्वास्थ्य व पोषण सुविधाओं की केरल के तुलना में कमी है। इसके साथ ही यदि हम तालिका के अंतिम स्तंभ पर ध्यान दें तो पाएंगे कि बिहार के लगभग आधे बच्चे 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं जा पाते। अतः केरल में प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद स्वास्थ्य व शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी तरह कार्य करती है जिससे स्वास्थ्य व पोषण स्तर भी बेहतर है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि विकास को मापने का कोई एक सूचक या फैक्टर नहीं होता, अपितु यह अनेक फैक्टर्स का सम टोटल यानी समन्वित रूप है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझने में या किसी बात में कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।